प्रशांत किशोर में देखा जा रहा है कि वो रह रह करके जो उनकी बातें आती हैं वो जनता पर ही आरोप मढ़ देते हैं। ये आपने चुना, इसका परिणाम आपने भुगता। में अगर राजद मजबूती से चुनाव लड़ता तो उसका लाभ राजद उठा सकता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और अभी अगर देश भर की मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देश भर की नज़र जो है वो बिहार के बांकीपुर उपचुनाव के ऊपर जो है वो केंद्रित है। क्यों? क्योंकि ये चुनाव एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट करेगा जीतने वाले के प्रति, हारने वाले के प्रति। क्यों है ये इतना महत्वपूर्ण सीट, कौन कौन से हैं कैंडिडेट और क्या होगा यहाँ का राजनीतिक गणित, इस बारे में पूरा विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे आपके सामने हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी। देखिए, बांकीपुर आपने ठीक ही कहा, जो पूरे देश की नज़र है। पूरे देश की नज़र इसलिए है बांकीपुर उपचुनाव पर कि यहाँ से जो नितिन नवीन जीते थे। नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तो यह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्षेत्र हुआ। अब उनकी भी प्रतिष्ठा यहाँ लगी हुई है। दूसरी तरफ जो प्रशांत किशोर है, आज तक तो राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में मतलब रहे हैं, जगह जगह चुनाव लड़ाने में उनकी भूमिका रही है। इस बार वे स्वयं चुनाव मैदान में है, तो इसलिए और देश की नज़र इसलिए है कि प्रशांत किशोर वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और जो भाजपा के मतलब जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताई जा रही है भाजपा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ से चुनाव जीते थे, जो अब क्या कहते हैं, राज्यसभा जाने के बाद इस क्षेत्र से अपना इस्तीफा दे दिए हैं, जिसके कारण वहाँ से चुनाव हो रहा है। अब सवाल यह है जो इस चुनाव में क्या होगा। एक रणनीतिकार है, दूसरा भाजपा की पूरी प्रतिष्ठा है। और भाजपा लगातार जब से बांकीपुर चुनाव क्षेत्र का गठन हुआ तब से भाजपा लगातार चुनाव लड़ती आ रही है। नितिन नवीन लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। इससे पहले नवीन किशोर सिन्हा जो उनके पिताजी थे वो चुनाव जीतते आए हैं। तो यह भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की सीट है और भाजपा लगातार इस सीट से चुनाव जीतती आ रही है और बड़े वोटों के अंतर से। अब सवाल है जी इस बार क्या होगा। तो देखिए, इस बार भी जो सामने दृश्य दिख रहा है उसमें अभी भी भाजपा ही आगे दिख रही है। अब भाजपा आगे दिख रही, तो इसका यह मतलब नहीं है कि प्रशांत किशोर वहाँ से चुनाव नहीं जीत सकते हैं, चाहे और जो विरोधी है चुनाव नहीं जीत सकते हैं, यह बात नहीं है। चुनाव में समीकरण कब किस तरफ पलट जाए उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है, वो जनता के मूड के ऊपर है। और जनता के मूड के ऊपर है और प्रत्याशियों को उसको भुनाने के ऊपर भी पड़ता है। कौन कौन से मामले हैं जिनको भुनाया जा सकता है? आप देख लीजिए, अभी ही हाल में आप देख रहे हैं तो क्या है, भरत तिवारी हत्याकांड। भरत तिवारी कांड को लेकर के इसे अग्री जाति के लोग पूरा आक्रोशित हो गए थे। वहाँ कई प्रदेशों से लोग आए थे, वहाँ साफ तौर पर लोग आवाज़ बुलंद कर रहे थे कि इस बार भाजपा को दिखाएंगे, एनडीए को दिखाएंगे। ये भी एक मुद्दा था। आप यूजीसी में आरक्षण का मुद्दा था, जिसके कारण भी उस समय अग्री जाति के लोगों में आप देखे हुई जगह जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ था। इस बार अब अगले चुनाव में भाजपा को सबक सिखाएंगे, एनडीए को सबक सिखाएंगे। कई सारे मुद्दे जैसे लगातार जो आ रहे हैं उसके अनुकूल जैसे काम चल रहा है। अब महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है, तो महंगाई मुद्दा को लेकर के नीट छात्रा का मुद्दा देख रहे थे, उसमें भी ये उधर क्या ब्रह्मेश्वर मुखिया की जो पुतोहू है वो कमान संभाली हुई थी। लेकिन इस चुनाव में हाँ, यूजीसी का मामला भी था, लेकिन इस चुनाव में अब तक यह मुद्दा गौन देख रहा है। इसको कोई प्रत्याशी भुना नहीं रहे हैं या यह मुद्दा वहाँ उठ नहीं पा रहा है, यह मुद्दा गौन दिख रहा है। अगर यह मुद्दा आया तो आपको बता दें, जो बांकीपुर में जो जातीय समीकरण है, वो जातीय समीकरण के अनुसार जो जिस भाजपा के जो उम्मीदवार हैं कास्ट जाति से आते हैं, अभिषेक कुमार, वहाँ 14% कास्ट जाति की संख्या है। यादव जाति की संख्या है 12%, मुस्लिम जाति की संख्या है 9 से 10%, और उसमें चंद्रवंशी कुशवाहा जो है उस सब मिला करके करीब 11% वहाँ वो बन जाते हैं। वैश्य जाति का भी वोट करीब 9% है, दलित 8% है, उसमें भूमिहार जाति भी 8% है, ब्राह्मण 7% है और राजपूत जाति के भी वोट वहाँ 5% है। तो अगर कास्ट को अलग कर दिया जाए तो भी 20% ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत मिलाकर के 20% अपर कास्ट के लोग हैं।
अब प्लस जोड़ दीजिए कास्ट तो 34% हो जाते हैं। अगर उसमें कास्ट वोट में तो सेंधमारी का सवाल नहीं दिख रहा है, क्योंकि कास्ट उम्मीदवार हैं और भाजपा के कट्टर समर्थक कास्ट जाति के लोग हैं। इधर हाल के दिनों में जो सोशल मीडिया पर दिखा जा रहा था, तो भूमियार जाति, ब्राह्मण जाति और क्या कहते हैं राजपूत जाति के लोग भी नाराज़गी दिखा रहे थे। यूजीसी के मामला में नाराज़गी दिखा रहे थे। सबने कहा जब आप अगला चुनाव में सबक सिखाएंगे भाजपा को, सब कर रहे थे। लेकिन इस उपचुनाव में इस तरह का अब तक मुद्दा सामने हमको नहीं दिख रहा है। अगर यह मुद्दा हावी रहा तो चुनाव परिणाम में उलटफेर संभव है। इसके अलावा आपको बता दें कुर्मी जाति की भी संख्या 5% है और अन्य पिछड़ी जातियाँ और जातियाँ जो हैं उनको कुल मिलाकर के 11% वो भी हैं अदर की संख्या। मैं चाहूँगी कि ये हम लोग सब लोग अब जानते हैं कि बिहार की राजनीति या खास करके उत्तर भारत के अधिकतर जगहों की राजनीति अब बिना जाति के बात नहीं हो सकती है। मैं चाहूँगी कि जितनी भी पार्टियां चुनाव में आ रही हैं उनके कैंडिडेट्स के नाम भी अगर आप बता दें और उनके जातीय बैकग्राउंड भी अगर आप अब देखिए ये स्पष्ट है, जो अभिषेक कुमार हैं वो जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो कास्ट जाति से आते हैं। जो रेखा कुमारी है गुप्ता है वैश्य जाति से आती हैं जो राजद के उम्मीदवार है। और इसके बाद जन स्वराज से तो स्वयं प्रशांत किशोर हैं जो ब्राह्मण जाति से आते हैं। तो वो है ही एक क्या कहते हैं इसमें जो तेज प्रताप यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, उनकी पार्टी से बीना मानवी है, वो भी वैश्य जाति से आती हैं। तो इस तरह से जातीय गणित है और भी उम्मीदवार आएंगे। एक बात मैं जानना चाहूँगी यहाँ पे कि प्रशांत किशोर ब्राह्मण हैं और आपने कहा यहाँ पे उच्च जातियों का की जो संख्या है वो अधिक है, तो ब्राह्मण होना क्या कुछ फ़ायदा दे सकता है प्रशांत? देखिए निश्चित रूप से ब्राह्मण वोट में तो सेंधमारी करेंगे ही करेंगे, उसमें कहीं से कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन अगड़ी जाति को एक जैसे लाला जाति है जो कास्ट जाति है उनके उम्मीदवार हैं भाजपा से, तो उस वोट में कोई सेंधमारी नहीं कर पाएंगे। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं उनकी वकालत कर रहे हैं, प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है 1% फर्क पड़ जाए, लेकिन उसमें जो उम्मीदवार हैं लगातार जीतते आए हैं, तो इस स्थिति में उस पर बहुत फर्क पड़ने की संभावना नहीं है। लेकिन जो राजपूत, भूमियार और ब्राह्मण जाति के लोग हैं ये कट्टर भाजपा समर्थक माने जाते हैं। लेकिन इस हाल के दिनों में जो देख रहे हैं इस चुनाव के मतलब पिछले विधानसभा चुनाव के 2025 के चुनाव के विधानसभा के बाद कई मुद्दों को लेकर इन लोगों में नाराज़गी है, रोष है। जो यह रोष को कितना प्रशांत किशोर भुना पाते हैं उसके ऊपर भी निर्भर करता है। उसके बाद एक और बात आ रही है, जो कुर्मी जाति के जो लोग हैं, कुर्मी जाति के लोगों को यह लग रहा है कि भाजपा ने नीतीश कुमार को एक तरह से साइड किनारा कर दिया है, इसलिए कुर्मी जाति के लोगों में भी कहीं न कहीं नाराज़गी है। अगर वह भी नाराज़गी अगर भाजपा के विरोध में जाए तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर लड़ाई में आ सकते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर मेहनत काफ़ी कर रहे हैं, शुरू से ही लगातार महीनों से बांकीपुर में कैंप किए हुए हैं, लगातार वो कहीं जा नहीं रहे हैं। बांकीपुर में हर घर वार्ड मतलब इसका दौरा कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और जो प्रशांत किशोर में देखा जा रहा है कि वो रह करके जो उनकी बातें आती हैं उस जनता पर ही आरोप मढ़ देते हैं, ये आपने चुना, इसका परिणाम आपने भुगता। अरे जनता है, जनता कई प्रलोभन में चली जाती है, जनता कई मुद्दों पर चली जाती है, जनता जातियों में बढ़ जाती है। तो आप उस मुद्दा को छोड़ करके, जनता को कोसने के मुद्दा को छोड़ करके आप स्वयं को मुद्दा बनाइए, स्वयं बताइए जो आप उनको क्या देंगे, आपसे क्या लाभ मिलेगा। एक बार छोड़िए, एक बार कीजिए, अरे तो उससे एक बार से नहीं होगा। आप वहाँ बताइए जो आपके आने से उनको लाभ क्या होगा, आप उनका विश्वास जीतिए, जिसके बाद ही जनता आपके तरफ आएगी। जनता तो है प्रलोभन में फंस जाती है। जैसे पिछले बार आपने देखा होगा कि चुनाव में निश्चित रूप से पेंशन 400 से 1100 रुपया जो पेंशन बढ़ाया गया उसका असर था, 10,000 रुपया जो महिलाओं को दिया गया जीविका दीदियों का उसका असर था, बिजली बिल फ्री का मतलब 125 यूनिट का असर था। कई मुद्दे थे जिसका असर चुनाव में निश्चित रूप से दिखा। लेकिन आप प्रभावित कीजिए, आप कैसे प्रभावित करते हैं, उस मुद्दा पर जनता का विश्वास कैसे जीतते हैं, उस पर तो आप जाइए, जनता के बीच रहिए और उनकी समस्या को देखिए, जनता को प्रभावित कीजिए। सिर्फ राजनीतिक रणनीतिकार होना एक अलग जीत है और स्वयं से चुनाव मैदान में
लड़ करके चुनाव मैदान में उतर करके जनता को प्रभावित करना यह एक अलग बात है। मैं यहाँ चाहूँगी कि जिस तरह से आपने प्रशांत किशोर के पूरे चुनाव की तैयारी को विश्लेषक एक तरह से किया है, और कई सारे लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल प्रशांत किशोर डटे हुए हैं बांकीपुर में, बिल्कुल उन्होंने कैंप लगा दिया है वहाँ पे। इसी तरह से जो अन्य पार्टियाँ भी रेस में हैं उनकी तैयारियों का भी अगर विश्लेषण अगर आप बता दें तो। अब देखिए, अब राजद का है तो राजद के आपस में ही विवाद देखते हैं। भाई वीरेंद्र हैं, वो कुछ अलग विवाद कर रहे हैं। कांग्रेस का कुछ वहाँ सक्रियता मतलब नहीं देखी जा रही है। इस स्थिति में जो विरोधी दल हैं वो काफ़ी सक्रिय, अब तक उनकी सक्रियता बहुत कम दिख रही है, जिसका प्रभाव निश्चित रूप से या तो उसका लाभ भाजपा ले या फिर प्रशांत किशोर जो है उनका लाभ प्रशांत किशोर को मिल जाए, यह संभव है। लेकिन हो सकता है कभी कभी ऐसी भी बात आती है कि जब विरोधी कोई दूसरा विरोधी कोई तीसरा विकल्प अगर मजबूत दिखता है तो जनता उसके तरफ भी झुकाव करती है। जैसे मान लीजिए अगर महागठबंधन के उम्मीदवार कमज़ोर पड़ते दिख रहे हैं तो उस स्थिति में हो सकता है उनका वोटर, जो खास करके मुस्लिम वोटर है, अगर देखें जो प्रशांत किशोर भारी पड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की ओर भी जा सकते हैं। उनको तो किसी तरह से भाजपा को रोकना है। अगर अगड़ी जाति की जो 3 जातियाँ हैं, ब्राह्मण, भूमियार और राजपूत, उनका अगर बड़ा भाग अगर प्रशांत किशोर की तरफ अगर झुकाव हो जाता है तो उस स्थिति में मुस्लिम वोट भी उधर निश्चित रूप से प्रभावित होकर के जा सकते हैं। और जो भी विरोधी भाजपा के विरोधी वोट होंगे उसका लाभ प्रशांत किशोर को मिल सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर इसको कितना भुना सकते हैं उसके ऊपर भी निर्भर करता है। बाकी पार्टियों के बारे में क्या कहेंगे, जैसे कि राजद के जो कैंडिडेट हैं या जेजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में? जेजेपी के कैंडिडेट तो पिछली बार भी भाग लिए थे। हाँ, जैसे पिछले बार आपको हम बता दें, पिछले बार जो नितिन नवीन थे वो भाजपा उम्मीदवार थे तो उन्हें 98,299 वोट आया था, जो कुल वोट का 62.66% था। रेखा कुमारी पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी राजद से, उन्हें 46,363 वोट आया था, जो 29.55% था। और तीसरे स्थान पर वंदना कुमारी जन स्वराज पार्टी से थी, उन्हें 7,717 वोट आया था, उनका 4.92% था। उसके बाद चौथे स्थान पर नोटा का था, नोटा का आया था करीब 1,464, जो 0.93% था। उसके बाद एक पंकज कुमार थे जो आप पार्टी से चुनाव लड़े थे, उन्हें मात्र 790 वोट आया था, जो 0.50% आया था। इस तरह से कई उम्मीदवार थे, रवि कुमार थे, एस सज्जाद हुसैन थे, अखिलेश कुमार थे, निरंजन कुमार आचार्य थे, प्रभाष चंद्र शर्मा थे, मतलब कई उम्मीदवार थे, करीब 9 उम्मीदवार थे। ये जो आप नतीजे बता रहे हैं, इस वक्त तक एसआईआर नहीं हुआ था, अब एसआईआर हो गया है, इसके ऊपर फिर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका प्रभाव तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन अब है जो किस तरह से कौन उम्मीदवार किस तरह से अपने वोटों को प्रभावित कर सकते हैं। आपने कहा ये महागठबंधन में तो हम पहले ही आपको कहें जो महागठबंधन में अभी कांग्रेस की कुछ सक्रियता दिख नहीं रही है, राजद भी अब आपस में कुछ बटे दिख रहे हैं। तो इस स्थिति में निश्चित रूप से इसका नुकसान राजद को उठाना पड़ सकता है। हो सकता है राजद को पिछली बार से कभी कम वोट आए। और जो प्रशांत किशोर है निश्चित रूप से सेंधमारी लगा रहे हैं, एनडीए की वोट में सेंधमारी लगा रहे हैं। उस स्थिति में अगर राजद मजबूती से चुनाव लड़ता तो उसका लाभ राजद उठा सकता था, लेकिन राजद को जो महागठबंधन है उनको हम बहुत मजबूती से अब तक क्षेत्र में नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी चुनाव में समय है, चुनाव में जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आता है उस समय तो उसका सक्रियता लोग काफ़ी सक्रिय होते हैं और समीकरण उलटफेर होता दिखता रहता है। मान लीजिए कयास ही लगाए जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि चुनावी नतीजे बहुत डिजास्टरस चेंज लेकर के आते हैं। मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि बीजेपी वो सीट हार जाती है किसी भी कारण से, इसका क्या मैसेज जाए? देखिए, बीजेपी अगर किसी कारण से चुनाव हार जाती है तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी उनके लिए चिंतन का विषय है। आखिर चुनाव हारने का कारण क्या हो सकता है, तो उस पर बीजेपी को सोचना पड़ेगा। लेकिन अभी हम बता दें कि बीजेपी किसी कारण से हार जाए तो यह अभी कहना थोड़ा उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी चुनाव में जो बड़े वोट के अंतर से बीजेपी 52,000 वोट से पिछला चुनाव 2025 का चुनाव जीती है, इसलिए हराना मुश्किल है लेकिन आसान भी नहीं है।
इस बार बीजेपी के लिए यह प्रतिष्ठा का एक तरह से दांव पर बताया जा सकता है कि बीजेपी की प्रतिष्ठा वहाँ दांव पर है। बीजेपी को इस बार यह चुनाव आसान नहीं दिख रहा है, जैसे अन्य चुनावों में बीजेपी वहाँ से बांकीपुर से जीतती आई है, इस तरह उनके लिए आसान चुनाव नहीं है, उनके लिए बहुत पेचीदा और गंभीर है। बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है वहाँ। काफ़ी कुछ बताया आपने बांकीपुर चुनाव को लेकर, हर एक पार्टी का लगभग विश्लेषण बता दिया। और कोई ऐसा मुद्दा है बांकीपुर से जुड़ा जो आप पब्लिक के नज़र में लाना चाहते हैं? देखिए, बांकीपुर से तो पहले ही बताया जाए, बांकीपुर में जो वर्तमान में सरकार के विरोध में जो वर्तमान सरकार है यहाँ एनडीए की सरकार है, उसके विरोध में किस तरह से अपर क्लास के लोगों में एक आक्रोश था कई मुद्दों को लेकर के, तो उसको किस तरह से प्रशांत किशोर भजा पाते हैं या नहीं भजाएंगे, या तो हम या अक्सर यह भी देखे हैं कि अंत तो गत्वा फिर जो उच्च जाति के लोग की नाराज़गी रहती है, लेकिन फिर वह अंत समय में राजद को या महागठबंधन को रोकने के लिए फिर वह बीजेपी के तरह मतलब झुकाव, अंत में झुकाव कर लेते हैं और बीजेपी को वोट दे देते हैं। तो इस बार क्या हो सकता है हमने देखा है कि जहाँ उपचुनाव हुआ था जिस समय अपर क्लास के लोगों ने मतलब नाराज़गी दिखाई थी, जिसका परिणाम जो है से काफ़ी उलटफेर हो गया था और एनडीए उम्मीदवार को वहाँ से चुनाव हारना पड़ा था। जबकि एक एक पंचायत में जो विधानसभा बोचहा विधानसभा की बात करते हैं, एक एक पंचायत में एक एक विधायक वहाँ पहुँचे हुए थे, उसके बावजूद भी वहाँ से चुनाव उनको हारना पड़ा था, उसका समीकरण चेंज हुआ था। तो इस तरह से चुनाव में कहना मुश्किल है कि वहाँ क्या होगा, परिणाम कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन बिहार में भी उससे कम रोमांच नहीं है इस बांकीपुर चुनाव को लेकर। एक ही जगह का चुनाव है, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट है, जो उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, वो फीफा वर्ल्ड कप के बराबर का ही इंटरेस्ट उनके अंदर में है। क्या होगा नतीजा, अभी भी जो कुछ दिन बाकी हैं, इससे जुड़े जो भी अपडेट्स हमारे सामने आते रहेंगे, हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने जितनी जानकारी, जितना विश्लेषण हमारे सामने प्रस्तुत किया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।